नमस्कार साथियों, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के 13 नियमों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की और ट्रिक के माध्यम से भी हम लोगों ने व्यंजन संधि को समझने का प्रयास किया। यदि आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको लगेगा कि इन वीडियो के अंदर जो कंपेयर किया गया है, नियमों के अंदर जो तुलना की गई है, उस तुलना के अनुसार हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास भी उन वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम लोग जिस नियम के बारे में बात करेंगे वह नियम म से संबंधित नियम है। इससे पूर्व हम लोगों ने त से संबंधित नियम समझे थे, पढ़े थे, जाने थे और किस प्रकार से उनका विच्छेद और संधि किया जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं म से संबंधित जो नियम हैं उन नियम के बारे में। 13 नियम हम लोगों ने पहले पढ़ लिए थे। अब हम लोग 14 नंबर नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और वह जो 14 नंबर नियम है वह मैं से संबंधित है। आप लोग देखेंगे कि 14 नंबर और 15 नंबर नियम दोनों ही म से संबंधित हैं। मैंने इनको इस प्रकार से समझाने का प्रयास इसलिए किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि नियम किन किन से किस प्रकार से बने हुए हैं। यह चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 नंबर नियम और 15 नंबर नियम दोनों ही म से बने हुए हैं। मैंने क्रम दिया है अपने हिसाब से, नियम के क्रम कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग इस नियम के बारे में यदि पढ़ते हैं, समझते हैं तो ये कहता है कि म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आ जाए, ध्यान से सुनना और समझना, म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आ जाए तो उस स्पर्श व्यंजन में क्या होगा, किस प्रकार से इसका उत्तर हम लोगों को देना होगा, वह चीज़ हम लोग देखेंगे। एक तरफ तो आ गए स्पर्श व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। क से लेकर म तक जितने भी 25 व्यंजन हैं वह 25 के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हम लोगों ने जो वर्ण पढ़ा था, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ण विचार के जो वीडियो थे उसमें मैंने वर्णों के बारे में जो जानकारी दी उसमें एक जानकारी स्पर्श व्यंजन के संबंध में भी थी और मैंने बताया था कि किस प्रकार से क से लेकर म तक ये जो 25 व्यंजन हैं, ये 25 के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी शब्द की प्रथम ध्वनि म के रूप में आए और उसके बाद स्पर्श व्यंजन आ जाए तब क्या होगा। और दूसरा जो 15वां नियम है, मैं आपको बताता हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से परीक्षा में हम लोगों को उत्तर देना होता है, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और हमें किस प्रकार से उस चीज़ को समझना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं म के बाद यदि 2 प्रकार के स्पर्श व्यंजन पूरे हो गए, स्पर्श व्यंजन के बाद कौन बचता है, तब आप कहेंगे कि स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बचता है। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बचता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यो, रो, ल, व, ये 4 हो गए और उसके बाद श, श, श और ह, ये हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप लोग देखेंगे कि एक बार म जो आता है वह स्पर्श व्यंजन के पहले आता है और एक बार म जो आता है वह अंतस्थ व्यंजन के और ऊष्म व्यंजन के पहले आता है। तब हम इसमें क्या करें, तो ये कहता है कि यदि हम इस चीज़ को देखें तो स्पर्श व्यंजन की यदि हम लोग बात करते हैं तब क्या होगा, म का रूप बदलेगा। किसका रूप बदलेगा, इसमें भी म का रूप बदलेगा और इसमें भी म का रूप ही बदलेगा। 2 नियम साथ में पढ़ने पर आश्चर्य जरूर होता है लेकिन पता चलता है कि वास्तव में ही हो क्या रहा है। ये कहता है कि म के बाद स्पर्श व्यंजन सारे आ गए और म के बाद अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ गए। इसका मतलब क से लेकर ह तक जितने भी थे वो सारे के सारे व्यंजन का इस्तेमाल, उनका प्रयोग म के बाद हो सकता है।
तो यदि हम इस प्रकार से इसको देखें तो क्या होगा, ये जो स्पर्श व्यंजन है इसके बारे में मैं आपको एक पंक्ति लिखूंगा जिसको आपको अच्छे से समझना है और जानना है। वो पंक्ति क्या है, मैं का परिवर्तन होगा। म किस में परिवर्तन होगा, म आए हुए स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यह परिवर्तन होगा। अब आप सोचते होंगे कि यार इतनी लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है तो ये बात वास्तव में है क्या, ये क्या समझाना चाहता है, आए हुए स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, वह चीज़ हम देखेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं नियम नंबर 15। इस 15 नंबर नियम को देखेंगे तो यहाँ मैम का परिवर्तन केवल और केवल एक ही रूप में होगा। वो परिवर्तन क्या होगा, म अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या परिवर्तन हुआ है, यदि म के बाद इनमें से कोई भी आ जाए तो म अनुस्वार में बदलेगा, लेकिन यहाँ स्पर्श व्यंजन यदि आता है तो म जो है वह पंचम अक्षर में बदलेगा। और वो पंचम अक्षर कौन सा होगा, इसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 यदि हम लोग देखेंगे तो उदाहरण नंबर 1 है अलम और कार। पहले हम 14 नंबर नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद 15 नंबर नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो अलम प्लस कार लिखा हुआ है दोस्तों, तो यदि हम अलम प्लस कार को देखते हैं तो यहाँ कौन आ गया, यहाँ म आ गया। प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि, ये नियम मैं बार बार बोलता हूँ, अब मैं बोलूँगा नहीं, आप लोगों को खुद को समझना है कि यदि यहाँ पर म आता है, वो भी हलंत रूप में आता है, और उसके बाद स्पर्श व्यंजन आ जाए। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या हो गया, क से लेकर म तक अगर आ जाए तो क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है म आए हुए स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन आया हुआ है, उसका जो पंचमाक्षर है उसका पंचमाक्षर में बदल जाएगा। परिवर्तन इसमें करना है। अब आप देखते हैं क का पंचमाक्षर क्या होता है, आप लोग कहेंगे क का पंचमाक्षर होता है अंग। कई लोग उच्चारण करते समय भी गलत करते हैं, क ख ग ग ड़ नहीं है, क ख ग ग अंग। इस प्रकार से अंग का उच्चारण, पंचमाक्षर का उच्चारण होता है। तो हम लोगों ने मैं को बदल दिया, शेष जो भाग बचता है दूसरा, उसको वैसा का वैसा रखना है। अब धीरे धीरे इसके रूप में थोड़ा परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होकर इसको किस प्रकार से लिखा जाने लगा, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग थोड़े से आलसी भी हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हम लोग सुखभोगी भी हैं, सुख भोगना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार से लिखने में हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को पंचमाक्षर में ये अनुस्वार में बदल दिया, लेकिन मूल में होता क्या है, मूल में ये पंचमाक्षर ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फिर संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं वह भी हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है शम प्लस कर, वही चीज़ आ गई। यहाँ म आ गया, म के बाद कौन आ गया, एक स्पर्श व्यंजन आ गया। स्पर्श व्यंजन आने के बाद दोस्तों क्या होगा, आप लोग देखेंगे कि म का परिवर्तन होगा। इसको देखकर इसमें परिवर्तन करना है। इस स्पर्श व्यंजन को देखकर इसमें परिवर्तन करना है, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, शंकर शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा, और सुविधा के लिए हम लोग इस प्रकार से भी शंकर शब्द लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल खूब हैं जिनका प्रयोग हम लोग संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है उसको लेकर करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है
मान लीजिए लिखा हुआ है शब्द गंगा, परीक्षा में तो अब ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से गंगा लिखा हुआ नहीं आता, सबने अनुस्वार को ही स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं कर लिया तो, लेकिन हम लोगों को उत्तर किस प्रकार से देना है, तब दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा था हम सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल थोड़ा कठिन जैसा है, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान क्या करना है, हमें ध्यान ये करना है कि यहाँ जो अक्षर आया हुआ है उसके ठीक पहले अनुस्वार आ गया। ध्यान से सुनना। दूसरी बात, दूसरा तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए, ये कहता है कि यदि अनुस्वार आता है और अनुस्वार के ठीक बाद, अनुस्वार के ठीक बाद स्पर्श व्यंजन, अनुस्वार के ठीक बाद स्पर्श व्यंजन यदि आ जाए, तब आपको ये समझना चाहिए कि यह अनुस्वार मूल में इस स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर है। यह चीज़ आपको समझनी है। क्या बताया मैंने, एक बार ध्यान से सुनिए और समझिए। ये कहता है कि यदि किसी भी शब्द में अनुस्वार आया हुआ है और अनुस्वार के ठीक बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आ गया, तब आपको ये ध्यान रखना है कि वह अनुस्वार मूल में उसी वर्ग का 5वां अक्षर है जिस वर्ग का स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ करना कुछ भी नहीं है, स्पर्श व्यंजन आ गया, संधि विच्छेद करते समय आपको इतना ही ध्यान करना है, उस अनुस्वार को या उस पंचम अक्षर को हम लोगों को केवल और केवल म में बदलना है, और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं करना है। जो पीछे बचा हुआ अक्षर है उस पीछे बचे हुए अक्षर को बचा हुआ भाग दूसरे नंबर पर लिख देना है और वह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यह कठिन केवल इतना सा ही है कि हम लोग पंचमा अक्षर के बारे में कम ही गौर करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ शब्द लिखा हुआ है झंडा। मूल में तो हम झंडा शब्द इसी प्रकार से लिखते हैं। क्या आप लोग झंडा शब्द इस प्रकार से लिखते हैं क्या? सही में तो इसी प्रकार से झंडा शब्द लिखा जाता है। अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है पंचमाक्षर आ गया। पंचमाक्षर आ गया, म की जगह कौन आता है? पंचमाक्षर आता है। तो पंचमाक्षर आ गया, इसको तो देख लिया, वो भी हलंत रूप में है, ये भी आपको पता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यह किसी न किसी वर्ग, या यूँ कह सकते हैं कि यह कोई ना कोई स्पर्श व्यंजन जरूर है। और यदि ये स्पर्श व्यंजन है तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि ये स्पर्श व्यंजन है तो इसका मतलब हो गया कि यह पंचमाक्षर किसकी जगह आया है? यह पंचमाक्षर म की जगह आया है। तो संधि विच्छेद करते समय हम लोगों को केवल और केवल इतना सा ही ध्यान करना है कि इस पंचमाक्षर को म में बदलना है, और शेष जो बचा हुआ भाग है उस शेष बचे हुए भाग को ड में बदल देना है। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है मान लीजिए शब्द बचा हुआ है किन्नर। तो आप लोग देखेंगे कि ये न जो है, यह न एक स्पर्श व्यंजन है। उसके ठीक पहले आधा पंचमाक्षर न वर्ग का पंचमाक्षर न ही होता है। तो आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करते समय इस पंचमाक्षर को किस में कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है? तो आप लोग कहेंगे कि इसको म में बदलना है। तो बहुत आसानी से हम लोग इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं संधि करके बता देता हूँ फिर, ताकि आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहे। शब्द लिखा हुआ है सम, और उसके बाद लिखा हुआ है देश शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों, देश शब्द को यदि आप लोग देखेंगे तो म के बाद द आ गया। द क्या है? तो आप लोग कहेंगे द एक स्पर्श व्यंजन है। किस वर्ग का स्पर्श व्यंजन है? तो आप लोग कहेंगे त वर्ग का स्पर्श व्यंजन है। और त वर्ग का स्पर्श व्यंजन है तो इसका मतलब म को बदलना है। म को किस में बदलना है? उसी व्यंजन के 5वें वर्ण यानी पंचमाक्षर में बदलना है।
तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मैं को बदलेंगे, नाम में बदलेंगे, फिर लिखा जाएगा इस प्रकार से, बचा हुआ भाग इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो शब्द बन जाएगा संदेश। अब आप लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से संदेश शब्द में इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, यदि आप अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मूल में आपको जो चीज़ समझनी है वह यही समझनी है कि हम लोग स्पर्श व्यंजन के ठीक पहले, स्पर्श व्यंजन के ठीक पहले यदि अनुस्वार आता है, एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, यही आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है तीर्थंकर। तो आप लोग को केवल इतना सा ध्यान करना है, यह क वर्ग आ गया, स्पर्श व्यंजन आ गया, इस स्पर्श व्यंजन के ठीक पहले अनुस्वार आ गया। इसको दो तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखो कि अनुस्वार आया है और अनुस्वार के ठीक बाद, अनुस्वार के ठीक बाद यदि स्पर्श व्यंजन आता है तो हमें केवल और केवल इतना सा काम करना है, उस अनुस्वार को म में बदल देना है और शेष बचा हुआ भाग पीछे लिखकर आप लोग इसका संधि कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। बहुत आसान नियम है, आसान नियम, संधि विच्छेद करने में भी आसान है, क्योंकि अनुस्वार आ गया तो अनुस्वार को हम लोगों को किस में बदलना है, म में बदलना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से इस नियम को समझ सकते हैं और इसका समाधान भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 15 नंबर नियम। 14 नंबर नियम में क्या था, वही चीज़ थी, बनता तो पंचमाक्षर है, लेकिन हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से अनुस्वार बना दिया। इसमें तो पंचमाक्षर नहीं बनेगा, इसमें तो सीधा सीधा क्या होगा, इसमें सीधा सीधा मैं में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं जो है वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही काम करना है, इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ यदि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेते हैं, तो आप लोग देखेंगे सम प्लस वाद की बात करते हैं, तब आप यहाँ इस अक्षर को देखिए, यहाँ तो म है ही हलंत रूप में, यहाँ इस चीज़ को देखिए, कौन आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। जब ये चीज़ आ गई तो हमें म को बदलना है, किस में बदलना है, अनुस्वार में बदलना है। इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यदि हम अनुस्वार में बदलेंगे तो अब यहाँ अधिकांश लोग पंचमाक्षर के रूप में इसको मान्यता देने की कोशिश करते हैं या मानने की कोशिश करते हैं। ये पंचमाक्षर नहीं है दोस्तों, ये केवल और केवल अनुस्वार है। नासिका से ध्वनि निकलती है वो ये, यहाँ पंचमाक्षर होता है। स्पर्श व्यंजन होगा तो अनुस्वार पंचमाक्षर का रूप होगा, लेकिन यहाँ अनुस्वार अनुस्वार के रूप में ही दिया हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से दो नियमों के अंदर कंपेयर करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि म के बाद स्पर्श व्यंजन भी आता है और म के बाद अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन भी आता है, लेकिन आने पर इनकी स्थिति क्या बनती है यह आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग इसका। सम प्लस लग्न, ये कौन आ गया, म आ गया। इसके बाद कौन आ गया, ल आ गया। कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल अनुस्वार में बदलना है। और म को जब आप लोग किस में बदलोगे, अनुस्वार के अंदर बदलोगे। इतना सा काम आप लोगों को करना है। यहाँ जो चीज़ आपको देखनी थी वही चीज़ अब संधि विच्छेद में भी आप लोगों को देखना होगा। वह किस प्रकार से देखना होगा, यहाँ मान लीजिए मैंने शब्द लिख दिया शहाण, शब्द लिख दिया, तब आपको क्या देखना है दोस्तों, आप लोगों को केवल और केवल इतनी सी चीज़ देखनी है कि जो अनुस्वार आया हुआ है, जो अनुस्वार आया हुआ है उस अनुस्वार के ठीक बाद कौन आया, स्पर्श व्यंजन आया है या फिर अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में से इनमें से कोई एक आया है। तब आप लोग देखेंगे ह यहाँ पर है और ह ऊष्म व्यंजन के अंदर आता है। तब आप लोगों को इस अनुस्वार को सीधा सीधा संधि विच्छेद करते समय
सम प्लस हार के रूप में इसको बदलना है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, शब्द लिखा हुआ है कीमा, अनुस्वार आ गया, अनुस्वार के ठीक बाद ये कौन है, यह अंतस्थ व्यंजन है। और इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल संधि विच्छेद करते समय किम प्लस वहाँ, यही चीज़ आपको करनी है। तो आप लोग इस चीज़ को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से सीख सकते हैं कि म के जो नियम हैं वह कितने आसान हैं, कितने सरल हैं। एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल, ये जो आपको एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ही सरल और बहुत आसान भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम लोगों को केवल और केवल इन्हीं अक्षरों को देखना है। इन्हीं अक्षरों को देखने पर हम इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप इसका संधि करेंगे तो म को बदलना है, म को किस में बदलना है, तो आप लोग कहेंगे म को बदलने के लिए हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करने पर शब्द बन गया संयम, और यहाँ अनुस्वार का प्रयोग करने पर शब्द बन गया संशय। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये जो दो नियम हैं वह एक साथ क्यों लिखे, क्यों बताए आपको, ताकि आपको पता रहे कि म का जो नियम बनता है वह इस प्रकार से बनता है। एक बार स्पर्श व्यंजन आएगा, एक बार अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आएगा, और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आने पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, स्पर्श व्यंजन आने पर उसी स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने 16 नंबर नियम की तरफ, जहाँ कंपेयर नहीं है, जहाँ नियम जिसमें शब्द बहुत कम हैं, यूँ कह सकते हैं कि गिने चुने 1 या 2 शब्द हैं, लेकिन यह नियम अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उस फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछा गया। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है प्रथम शब्द और उस प्रथम शब्द में द से पहले, नियम क्या कहता है, प्रथम शब्द द से पहले यदि री आ जाए और उसके ठीक बाद म आ जाए। नियम क्या कहता है ये आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि यह जो 16 नंबर नियम है, यह 16 नंबर नियम आपके हर दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा हुआ है और इसका चलन भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो ये कहता है कि द से पहले यदि री आ जाए, री मात्रा के रूप में भी आ सकता है, री मात्रा के रूप में भी आ सकता है, और उसके बाद यदि म आ जाए, तब क्या होगा, जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन विशेष है। वो क्या है, द का न, द का न हो जाएगा। द हलंत रूप में है तो न भी हलंत रूप में होगा, द का न होगा। यह चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, द का न होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पूरी डिक्शनरी में ही, पूरे शब्दकोश में ही 2-3 गिने चुने शब्द हैं, लेकिन एक नियम बनता है। उस नियम को मैंने आपके सामने रखा है, 16 नंबर नियम है। इस नियम को यदि हम लोग समझते हैं तो इसका उदाहरण यदि हम लोग देखते हैं तो मृद प्लस माया। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि यदि द आ जाए, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि के रूप में द आए और उसके ठीक पहले री आ जाए, ध्यान से सुनना और समझना। ये कहता है कि द आ जाए, द से ठीक पहले री आ जाए, और उसके बाद 3 चीज़ें आपको देखनी है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। इन 3 चीज़ों को आप लोगों को देखना है। पहले क्या देखना है, द से पहले री आ जाए, री की मात्रा आ गई, उसके बाद दूसरा वाला जो शब्द है उस दूसरे वाले शब्द में आपको म को देखना है। तब परिवर्तन क्या करना है, परिवर्तन केवल और केवल द में करना है,
और किसी में कोई परिवर्तन नहीं करना। तब आप लोग क्या करेंगे, मृण माया, इतना सा परिवर्तन करना है। एक ये शब्द है और एक शब्द है मृद प्लस मूर्ति। कौन सा है, मृद प्लस मूर्ति। तो वही बात आ गई, द आ गया, द से पहले री आ गया, उसके बाद म की ध्वनि आ गई। इन तीनों का समावेश जो ही होता है द का परिवर्तन होगा। द का परिवर्तन किस में होगा, द का परिवर्तन होगा मृण मूर्ति। अब एक शब्द और बना, मूल में तो दो ही शब्द हैं इसी में, लेकिन एक शब्द और बन गया। वो शब्द बना कैसे, आप लोग देखेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई आपने तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, केवल और केवल पहले वाला जो शब्द है उस पहले वाले शब्द में यहाँ आपने ई की मात्रा लगाई है, यानी एक प्रत्यय लगाने का काम किया और कुछ भी नहीं किया। अब नियम तो वही है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, मृणमयी, मिट्टी से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं, मिट्टी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसे हम लोग कहते हैं। यह तीन ही उदाहरण इस नियम के हैं, इसलिए छोटा सा नियम है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में इसके बारे में पूछा हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे वाले नियम की तरफ चलते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि व्यंजन संधि हम लोग आज कंप्लीट कर लें। परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने आपके सामने जिक्र किया। मैंने आप लोगों को जितने भी शब्द हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं व्यंजन संधि के दृष्टिकोण से, उन सब शब्दों के ऊपर स्टार बनाया है। और जितने भी शब्द मैंने आपको लिखाए हैं वह सारे के सारे शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग जिस नियम की तरफ चलने वाले हैं वह नियम इस सूत्र की तरफ कहीं भी लागू नहीं होता। यूँ कह सकते हैं कि यह एक ऐसा नियम है पूरे के पूरे संधि के टॉपिक में जहाँ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि का कहीं भी प्रयोग सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से नहीं होता। आइए हम एक अपवाद जैसे नियम की तरफ चलते हैं। हालांकि ये इस सूत्र के अनुसार, सूत्र के हिसाब से अपवाद है, वरना नियम तो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि यदि नियम नंबर 17 हम लोग इसकी बात करते हैं कि यदि ई, री, र और श इसके बाद ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण है। ई, री, र, स, इसके बाद कहीं पर भी दूसरा वाला जो शब्द उसमें कहीं पर भी न हो, कहीं पर भी न हो तो क्या होगा, कहीं पर भी न हो तो ध्यान से सुनना दोस्तों, न का न हो जाएगा। न का न हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ ये चीज़ आ जाए आगे कहीं भी और ये कहीं भी आ जाए तो न में बदल जाता है। तो एग्जाम्पल री और न, सरल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि री के बाद न आ गया तो री के बाद न आने पर आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, परिवर्तन केवल इसी को करना है, ऋण। आगे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्रयाण, नारायण, राम अयन। परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द मैं इधर दे देता हूँ, ये तो संधि के रूप में दिया था, अब मैं कुछ शब्द आपको संधि विच्छेद के लिए देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से
इतने सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोग परीक्षा में के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मैंने आपके सामने रख दिया। ये नियम भी परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आप लोगों को जब मैंने एक अयादी संधि पढ़ाई थी और उस अयादी संधि में मैंने आपके सामने एक शब्द रखा था रावण। आप लोगों ने शायद अयादी संधि को पढ़ा होगा। मैंने आपके सामने एक रावण शब्द रखा था और रावण शब्द रखने के बाद मैंने आपको संधि विच्छेद के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। और आप लोगों ने संधि विच्छेद देखा और समझा तो आप लोगों ने इसका संधि विच्छेद रव प्लस अण के रूप में किया था, जबकि यहाँ र आ गया था तो संधि विच्छेद करते समय ये अण नहीं होगा, अन होगा। यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। और मैंने कहा था कि जब हम लोग अयादी संधि के बाद व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब इस नियम के बारे में और इसके साथ इसका जो संबंध है उस संबंध के बारे में भी बताएंगे। तो आप लोगों को आज मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ई री र स, कई लोग यहाँ प वर्ग के बारे में भी लिखते हैं, कई लोग प वर्ग के बारे में भी लिखते हैं, लेकिन आप लोग मूल रूप में ई री र स के बारे में ध्यान करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जब संधि विच्छेद करते हैं तब मूल रूप आएगा और संधि करेंगे तो रूप में परिवर्तन होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब हम संधि करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन होता है। चलिए अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ रह आ गया और उसके बाद इसे दूसरे वाले शब्द में कहीं पर भी ना हो, कहीं पर भी ना हो, यही इस नियम की विशेषता है, यही इस नियम की इम्पोर्टेंस ही ऐसा कह सकते हैं। केवल नया का परिवर्तन हुआ न में, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ रह आ गया। अब इसमें भी दो संधियों के नियम काम आते हैं। नारा आ की मात्रा आ गई और अ आ गया, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि का भी प्रयोग हो रहा है और दीर्घ संधि के साथ साथ न का ण बन रहा है, दोनों ही चीज़ें हो रही है। ये दोनों शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अयन एक प्रत्यय भी है और प्रत्यय की दृष्टिकोण से और व्यंजन संधि की दृष्टिकोण से दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राम और अयन। यहाँ देखिए आप लोग दीर्घ संधि इसमें भी हो रही है। रामा हो गया अ और न का क्या हो गया, ण हो गया। तो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग करते समय हम लोगों को न का ण में परिवर्तन करना है। यहाँ हम आते हैं अब संधि विच्छेद करना है और जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किस चीज़ को हम लोगों को देखना है। ये कहता है कि यहाँ ण आ गया, न से पहले कौन आ गया, श आ गया, ण आ गया। अब हमें संधि विच्छेद करना है तो हमें क्या देखना है, इसका और इनमें से किसी एक का कॉम्बिनेशन देखना है कि ये दोनों साथ में है क्या, तो ये दोनों साथ में है। तो संधि विच्छेद करना है तो यही संधि विच्छेद करना है। ये आ जाएगा 20 हलंत रूप में है तो ये हलंत रूप में रह जाएगा। उसके बाद न किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद करते समय 20 प्लस नु हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ आप लोग देखेंगे कि यहाँ कौन आ गया, ण आ गया और उससे पहले कौन आ गया, र आ गया, प्र, और संधि विच्छेद करते समय अब आप मान शब्द तो लिख नहीं सकते। मान शब्द लिखेंगे तो आपको अटपटा लगेगा कि मान शब्द नहीं होता। ऐसे भी आप लोग इसका संधि विच्छेद समझ सकते हैं। मान नहीं होता, मान होता है, क्योंकि यहाँ कौन आ गया, र आ गया। र की वजह से न किस में बदल गया, न में बदल गया। तो अब वापस जब संधि विच्छेद करेंगे तो न में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ आप लोग देखेंगे परि शब्द आ गया और ये शब्द कौन सा आ गया, ण आ गया। परि प्लस मान। ऐसा ही यहाँ हो गया परि प्लस नाम। यहाँ भी आप लोग ऐसा ही देख सकते हैं, परि प्लस नति। तो इस प्रकार से ये जो 17 नंबर नियम है, ये 17 नंबर नियम को यदि हम लोग देखते हैं तो आपको लगेगा कि यह हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके शब्द जो मैंने आपको लिखाए हैं ये सारे के सारे शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अपने अगले जो नियम हैं उस नियम 18 नंबर नियम जो है उसकी बात करने वाले हैं। जो 18 नंबर नियम है वह नियम और 19 नंबर जो नियम है वह नियम, उसमें प्रारंभ किससे होगा? तो आप लोग देखेंगे 18 नंबर नियम को यदि हम लोग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद 19 नंबर नियम को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई तुलना वाली बात है नहीं, कंपेयर करने वाली कोई विशेष बात है नहीं। तो क च ट त और प, यहाँ क्या हो गया? क च ट त प, ये सारे के सारे हलंत रूप में हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन संधि में हमेशा हलंत रूप में आ जाती है। और यदि स्वर की बात आएगी तो फिर दूसरे वाले में व्यंजन आ जाएगा, कहीं ना कहीं व्यंजन आने की स्थिति रहेगी। तो क च ट त प, यदि इनमें से कोई एक आ जाए और उसके बाद न या म, मूल नियम क्या था? मूल नियम था कि यहाँ आना चाहिए पंचमाक्षर। कौन आना चाहिए? पंचमाक्षर आना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि क का जो पंचमाक्षर है अंग, च का जो पंचमाक्षर है य और ट का जो पंचमाक्षर है न, इनसे किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। यानी यूँ कह सकते हैं कि इनसे किसी भी प्रकार का शब्द नहीं बनता, इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती। इसलिए इन दोनों को, इन तीनों को छोड़ दिया गया और यहाँ केवल और केवल दो का प्रयोग किया गया। सही नियम तो यही है, इसलिए मैंने आपको ये संक्षिप्त जानकारी दी। ये कहता है कि यदि क च ट त प के बाद न या मैं आ जाए तो परिवर्तन किस में होगा, ये ध्यान करना है। परिवर्तन आगे वाले में ही होते हैं, परिवर्तन सदैव आगे वाले में ही होते हैं। किस प्रकार से परिवर्तन होता है देखिए दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि क च ट त प आ गया, उसके बाद न या म आ गया, तो मैं यहीं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ कि क का बदलाव, च का बदलाव, ट का बदलाव, त का बदलाव और प का बदलाव, ये क्या करेंगे? ये अपने ही पंचम अक्षर में बदलेंगे। ये तो वैसे के वैसे रहेंगे जैसे हैं, लेकिन परिवर्तन केवल और केवल इनमें होगा। क का परिवर्तन होगा अंग में, च का परिवर्तन होगा य में, ट का परिवर्तन होगा ण में, त का परिवर्तन होगा न में और प का परिवर्तन होगा म में। तो इस प्रकार से इनके अंदर परिवर्तन होंगे। परिवर्तन इन्हीं में होना है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन होगा किस आधार पर? इस आधार पर बाद में, यानी दूसरा शब्द जो है उस दूसरे शब्द में न या म एक आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल भले ही आप स्टार डबल स्टार लगा लेना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। अब आपको करना क्या है? यहाँ कौन आ गया? क आ गया, बाद में कौन आ गया? म आ गया। तो क च ट त प के बाद आप अगर सही नियमों को पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, नियमों को पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल्स को देखते हैं, सूत्र को देखते हैं, तो यहाँ आपको सारे शब्दों को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल प्लस के पहले वाले को, प्लस के बाद वाले को देखो, यही चीज़ आपको दिखाई देगी। यहाँ क दिखाई दे गया और यहाँ पर न या म, दोनों में से एक दिखाई देगी। बाकी ये जो चीज़ पढ़ी है, संधि में इनका ज़्यादा रोल होता नहीं है, क्योंकि संधि तो करनी इन्हीं के बीच में होती है। तब आप लोग कहेंगे क को बदलना है, किस में बदलना है? क अपने पंचम अक्षर में बदला जाएगा। इसका पंचम अक्षर हो गया, पीछे वाले शब्द में कोई परिवर्तन करना नहीं, तो ये हो गया वांगमय। ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। वाक प्लस मुख ले लेते हैं। तब आप लोग देखेंगे, केवल आपको इन्हीं को देखना है, इसके अलावा किसी को देखना नहीं। क के बाद यदि म आ गया तो इसको बदलना है और किसको बदलना है नहीं, तो वांग मुख हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल षट प्लस मास हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ ट आ गया और यहाँ म आ गया, ये ट आ गया और इसके बाद में आ गया।
तो संधि करते समय ट को बदलना न में, उसके बाद शब्द बन जाएगा मास, तो शब्द हो गया क्षण मास। अब संधि विच्छेद करते समय हम लोगों को कैसे ध्यान करना है, संधि विच्छेद किस प्रकार से होती है वह आप लोग देखिए। शब्द मैं देता हूं आपको संधि विच्छेद के लिए। शब्द आपके सामने है अम्मय, अम्मय, इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ कौन आ गया, मैं आ गया, कौन आ गया, मैं आ गया। इसके ठीक पहले भी कौन आ गया, इसके ठीक पहले भी पंचमा अक्षर आ गया। कौन आया, पंचम अक्षर आया। अब ये पंचम अक्षर किसका, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किस प्रकार से ध्यान करना है, आप कहते हैं मैं आ गया, इसके पहले पंचमाक्षर आया, लेकिन ये पंचमाक्षर किसका है, आप लोग कहेंगे पंचमाक्षर किसका है, प का है। तो संधि विच्छेद यही करना है। तो संधि विच्छेद करते समय आप क्या करेंगे, अप और मय, ये इस प्रकार से आप इसके संधि विच्छेद कर देंगे। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ संधि विच्छेद करने के लिए, थोड़ा सरल देता हूँ। इन शब्दों को आपने कहीं ना कहीं, इस शब्द को आपने कहीं पहले देखा होगा, जब हमने 16 नंबर नियम पढ़ा था उसमें देखा होगा कि वहाँ पर भी नहीं हुआ था। तो आप इस शब्द को और 16 नंबर नियम वाले शब्द को एक बार कंपेयर करना, तब आपको लगेगा कि नियम अलग अलग हैं दोनों। यहाँ कौन आ गया, मैं आ गया। देखना क्या है, यानी दो पंचमाक्षर साथ में आ गए। संधि विच्छेद करने का तरीका सीखना बहुत आवश्यक है। दो पंचमाक्षर साथ में आ गए, लेकिन दूसरा जो पंचमाक्षर है वह पंचमाक्षर म है, और उससे पहले जो पंचमाक्षर है वह आधा है, हलंत रूप में है। ये दो चीज़ें जब आप लोग देख लोगे तब आप संधि विच्छेद करते समय बड़े आश्वस्त हो जाओगे कि मुझे क्या करना है। इस जो आधा अक्षर आया है, आधा पंचमाक्षर आया है, उस आधे पंचमाक्षर को इसी के प्रथम वर्ण में वापस बदलना संधि विच्छेद करते समय। तो न आया हुआ है, इस न को वापस किस में बदलना है, ट में बदलना है। तो संधि विच्छेद करते समय हो जाएगा सट प्लस मूर्ति, सट मूर्ति। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लीजिए ताकि आप लोग आसानी से इन शब्द को समझ सकें। शब्द लिखा हुआ है उन्मेष, क्या लिखा हुआ है, उन्मेष लिखा हुआ है। वही चीज़ आपको देखनी है। दो पंचमाक्षर साथ में है, दो पंचमाक्षर में एक पंचमाक्षर आधा है और दूसरा पंचमाक्षर न या मैं दोनों में से एक आया है। अब संधि विच्छेद करते समय इस पंचमाक्षर को म से पहले जो पंचमाक्षर जो हलंत रूप में है, संधि विच्छेद करते समय उसे आप लोग अब उसके प्रथम में वापस बदलिए और शेष बचा हुआ भाग है वो लिख दीजिए। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस मेष। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इतनी देर तो हम लोग म के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं न के संबंध में। एक एग्जाम्पल न के संबंध में भी दे देते हैं। वृहन्नल शब्द, वृहन्नला शब्द आप लोगों ने सुना होगा। वृहन्नला शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है। आप लोगों ने देखा, महाभारत जब आपने देखी होगी तो महाभारत में भी इस वृहन्नला शब्द का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ वृहन्नल शब्द है, वही बात आ गई। दो पंचमाक्षर साथ में है, दो पंचमाक्षर साथ में है, तो दूसरा जो पंचमाक्षर है वह पंचमाक्षर कौन सा है, न है। न से पहले कौन आ गया, एक न और आ गया। तो हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, इस न को वापस इसके प्रथम में बदलना है, इस न को वापस प्रथम में बदलना है और फिर पीछे बचा हुआ भाग जो है वह नल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इन सभी नियमों को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप लोग देखेंगे कि इससे सरल तरीका संधि करने का और संधि विच्छेद करने का, संधि करना बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन संधि विच्छेद करना कहाँ पर किस प्रकार से संधि विच्छेद करनी है वह बहुत कम लोग सिखाते हैं। जिसमें एक संकल्प क्लास भी आप लोगों को उसी तरफ उसी चीज़ों की जानकारी देता है। एक अंतिम एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जगन्न माता। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ दो पंचमाक्षर आ गए, जिसमें से एक पंचमाक्षर हलंत रूप में है और दूसरा म है।
तो संधि विच्छेद करते समय आप लोगों को केवल और केवल इस न को बदलना है और किसी को नहीं बदलना, तो सब संधि विच्छेद हो जाएगा, जगत प्लस माता और जगन्न माता हो जाएगा। तो आप लोग देखें, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ वह सारे के सारे एग्जाम्पल परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये सारे परीक्षा में किसी न किसी रूप में ये सारे शब्द परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अपने अंतिम नियम की तरफ चलेंगे, जो महत्वपूर्ण नियम है, जो लोग सबसे पहले पढ़ाते हैं। मैं उस नियम को सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि उस नियम को भी 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है सरल करने के लिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले और अंतिम नियम की तरफ चलते हैं। हमारा जो व्यंजन संधि का अंतिम नियम है वह 19 नंबर नियम है। वह नियम क्या कहता है? अभी हमने क च ट त प के बारे में पढ़ा था, अब भी ये नियम क च ट त प के संबंध में ही है, लेकिन यहाँ इस नियम को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 भागों में इसको बांटा है। यह कहता है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए। मैंने आप लोगों को जब वर्ण विचार समझाया था, तो वर्ण विचार में मैंने आपको कहा था, जब वर्ग की बात आती है तो वर्ग का मतलब हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी उसके बारे में है। अब तीसरा और चौथे की बात करते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार से च वर्ग की बात करते हैं, ट वर्ग की बात करते हैं, त वर्ग की बात करते हैं और प वर्ग की बात करते हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। इसीलिए हम लोग इसे पंचमाक्षर का नाम देते हैं। तो ऐसे ही हम सभी के लिख कर तीसरे और चौथे की पहचान कर सकते हैं कि यहाँ जो भी तीसरा और चौथा आएगा, ये इसका चौथा, तीसरा और चौथा है, ये इसके तीसरे और चौथे हैं। ये इसके तीसरे और चौथे हैं। ये आप लोगों को ध्यान करना है। मूल में ये चीज़ ही सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी वर्ग की बात आते ही केवल और केवल ये 5 वर्गों की बात आएगी, इसके अलावा कोई भी वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं है। तो क च ट त प वर्ग की बात करते हैं, इसका तीसरा और चौथा ये आपके सामने रखे हुए हैं। इनमें से कोई व्यंजन आ जाए। दूसरा, क च ट प के बाद कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। और अंत में है ये कहता है कि इनके बाद कौन आ जाए? य, र, ल, व, ये आ जाए। तब करना क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोगों को इनके बाद ये आने पर करना क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, यह सारी की सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है? परिवर्तन केवल और केवल इनमें हो रहा है, इसके अलावा किसी और में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? क का परिवर्तन ये अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। क बदला ग में, च किस में बदलेगा? तो आप लोग देखेंगे च का जो परिवर्तन होगा वह ज में हो जाएगा। ट का तीसरा कौन है? ट का तीसरा ड है, तो ट ड में बदल जाएगा। त का तीसरा कौन है? द है, तो ये द में बदल जाएगा। और प का तीसरा कौन है? ब है, ब में बदल जाएगा। तो इनमें इस प्रकार से परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि क च ट त प, बहुत लोग कैसे करते हैं, इसको पूरा विस्तार से लिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि मैंने क्या किया है, मैंने इसका सरलीकरण कर दिया ताकि आप लोग आसानी से इस नियम को पढ़ सकें और समझ सकें। परिवर्तन केवल इन्हीं में होना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिक और अंबर। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि पीछे कौन आ गया? पीछे स्वर आ गया। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यह कहता है कि यदि क च ट त प के बाद कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तब आपको क्या करना है? क को बदलना है। क को किस में बदलना है? इसी के तीसरे में बदलना है। तब हम लोग क्या करेंगे? क को बदल दिया ग में। लेकिन आप लोगों को पता है कि बाद में कौन आया? स्वर आ गया। जब स्वर आता है तब
आपको ध्यान करना है कि कोई भी आधी चीज़ होती है उसमें स्वर मिला देते हैं तो वो पूरा हो जाता है, तो ग पूरा हो जाएगा, शेष बचा हुआ शब्द हो जाएगा अंबर। तो ये शब्द बन गया दिगंबर। ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तीसरा या चौथा व्यंजन हो। शब्द दिया हुआ है दिक प्लस गज, इसी का ही आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखते हैं क आ गया, क का ठीक बाद किसी भी वर्ग का, मैंने लिखा है किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, तो किसी भी वर्ग का मतलब हो गया कि यह ग जो है किसी न किसी वर्ग का तीसरा है। तब क्या करना है, इस ग को देखकर यह अपने ग में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा, यह चीज़ आपको ध्यान करनी है। तो ये हो गया, क आधा है तो ग भी आधा हो जाएगा, शब्द बन गया दिग्गज। ऐसा ही एक एग्जाम्पल इसके संबंध में लेते हैं। शब्द लिखा हुआ है ऋक और वेद लिखा हुआ है। यहाँ आप लोग देखेंगे क आ गया, क के बाद य र ल व आ गया। तो आपको करना क्या है, इसको देखकर इसमें परिवर्तन करना है। ये आधा है तो इसको भी आधे रूप में बदल के इस प्रकार से आपको ये शब्द लिखना है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण नियम एक और अंतिम हम लोग कर रहे हैं। और अब मैं आपको कुछ संधि विच्छेद के लिए एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोग उसका आसानी से समाधान कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द भी मैं आपको देने वाला हूं, जो परीक्षा में पूछा हुआ शब्द है। शब्द देखिए, आपके सामने जो शब्द मैं रख रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इन शब्दों का परीक्षा में कई बार प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इसके संधि विच्छेद के बारे में बात करेंगे। संधि करना आसान है लेकिन संधि विच्छेद करना बहुत कठिन होता है। मित्रों, आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनके संधि विच्छेद और ये जो मैं आपको सब लिखा रहा हूँ वह सारे के सारे शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत तो महत्वपूर्ण हैं। आप इनके संधि विच्छेद करने का अभ्यास कीजिए ताकि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। तब आप सबसे पहले वाले शब्द की तरफ चलते हैं। यह शब्द मैंने आपको बताया, ये पांचों शब्द परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे हुए हैं। एग्जाम्पल भी आते हैं, चार चार विकल्प भी आते हैं। आप लोग देखते हैं परीक्षा में विकल्प किस प्रकार से आते हैं। अब मैं आपके सामने पहले वाले शब्द के 4 विकल्प देता हूं और आपको उत्तर बताना है। चलिए, मैंने आपके सामने 4 विकल्प रखे हैं। परीक्षा में इसी प्रकार के 4 विकल्प आएंगे जो देखने में हूबहू लगेंगे। देखने में कहीं कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, केवल आंशिक परिवर्तन है और उस आंशिक परिवर्तन से सारा मामला बदल जाता है। आप लोग देखेंगे, इस नियम को देखते हैं कि र आ गया, र आता है तो क्या होता है, र आता है तो क्या होता है। आप लोग कहेंगे कि र आने से तीसरे वर्ण में परिवर्तन होने का काम होता है। तो यहाँ र और द जब साथ में आ गए, द और र जब साथ में आ गए तो तीसरे वर्ण में बदलने का काम हो गया पहला। अब आप लोग कहते हैं कि वापस जब संधि विच्छेद करेंगे तो तीसरा अपने पहले में बदलेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वैसा का वैसा लिखा हुआ है। ये तो हो ही नहीं सकता, द वाला तो हो ही नहीं सकता, दोनों ही कट गए। अब जो चीज़ बची है आपके सामने वो ये और ये बची है।
कि चित्त प्लस रूप और चित्त प्लस रूप, आप कहते हैं दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये और ये, इन दोनों में अंतर है। र को लिखने का जो तरीका है वह तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए। जो ह्रस्व र है जिसमें ऊ की मात्रा लगती है, छोटी वाली जिसे हम कहते हैं, वो इस प्रकार से लगती है। दूसरा जो होता है वो इस प्रकार से लगता है जिसमें गांठ पड़ती है। यहाँ देखिए रूप शब्द होता है या रूप शब्द होता है, तब आप कहेंगे रूप शब्द होता है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चित्त प्लस रूप। अब मैं वापस उसे इस प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ। शब्द क्या हुआ, चित्त प्लस रूप, रू बड़ा है, र को देखकर परिवर्तन किस में हुआ, तो में परिवर्तन हुआ, तो किस में बदल गया, द में बदल गया, पीछे क्या बचा, रूप। ये शब्द इस प्रकार से है। लेकिन हमें पता है जब र से पहले कोई हलंत व्यंजन आ जाए तब र क्या करता है, पदेन रूप में चला जाता है। इसमें क्या हुआ, र पदेन रूप में चला गया और अपनी ऊ की मात्रा इसके साथ छोड़ दी और शब्द बन गया चिद्रूप। इस प्रकार से ये शब्द बना है। तो आप लोग देख सकते हैं 4 विकल्प किस प्रकार से परीक्षा में आते हैं और उन विकल्प का उत्तर हम लोगों को किस प्रकार से देना होता है, ये आपके सामने है दोस्तों। परीक्षा में उत्तर देते समय छोटी से छोटी चीज़ों का, अर्थात चारों विकल्प को पढ़ने का प्रयास आप लोगों को करना है। यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न के गलत होने की गुंजाइश 0% रहेगी। ऐसा ही इसमें करना है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आपको कहा है, वरना मैं ये शब्द देता भी नहीं। इसकी बात करते हैं तो ये शब्द हो जाएगा चित्त रूप। ऐसा ही इसका करना है, षड रस, पीछे वाला सुनाई दे रहा है आपको, रस, तो आप संधि विच्छेद करते समय रस शब्द ले लीजिए। अब आप कहते हैं कि यहाँ रस शब्द तो आपने ले लिया, लेकिन र से पहले ड आया है वो भी आधा आया है, ड आया है वो भी आधा आया है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, वापस इसका प्रथम अक्षर लेके आ जाएंगे। तो ड का प्रथम अक्षर कौन सा है, षट है, वो भी हलंत रूप में है, तो शब्द बन गया षट प्लस रस। यहाँ हम बात करते हैं इसमें कौन मिला हुआ है, द और आ मिला हुआ है, तो आ के साथ वाले शब्द को निकालिए, तो आ के साथ वाला शब्द निकल गया आशय प्लस द है, संधि विच्छेद करते समय वापस इसका प्रथम आ जाएगा तो शब्द बन जाएगा सतह। ऐसा ही ये तो बिल्कुल सरल दिया हुआ है। ये कहता है कि किसी भी चौथे, तो यहाँ चौथा वर्ण आ गया, चौथा वर्ण आता है तो भी ग आ गया हुआ है, तो ग किसका है, आप लोग कहेंगे ग तो क का है, और पीछे बचा हुआ शब्द तो उसमें कोई परिवर्तन करना भी नहीं है। ऐसा कैसा, इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें भी सट वाली बात ही आ गई और पीछे आनंद शब्द लिखा हुआ है तो आ जाएगा आनंद और प्लस सट। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको व्यंजन संधि के 19 के 19 नियम समझाए हैं। जो भी नियम हैं वो सारे मैंने आपको विस्तार से समझाए हैं। जो भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो सब महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए हैं। जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं वह सारे के सारे उदाहरण किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए और भी पूछने की संभावना है, क्योंकि घूमकर यही शब्द परीक्षा में आते हैं। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको विस्तार से जानकारी देता है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।